जब उकरून में आपने ये लाइब्रेरी बनाई तो इसका नाम क्यों बदला फिर बाद? वो एक पैटर्न था, उसका कारण था कि उसके जो हम संस्थापक थे वो अलग थे पूरे। चलो आपने एक फ्री एजुकेशन गांव में शुरू किया, स्टार्टिंग से बच्चों का रुझान था वहाँ पढ़ने का? एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वो बच्चा घर पे जाकर रिवीजन नहीं करे या उसके घर का माहौल बिल्कुल खराब है तो भी वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, या उस बच्चे को ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ इसका मेरे फ्यूचर में क्या मुझे एडवांटेज है, तो भी बच्चा नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम गाँव में है। कुछ ऐसी कोई घटना आप बताना चाहोगे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? मान लीजिए किसी आदमी ने 10 बार धोखा किया है तो ये तो तय है कि हम 11वें आदमी को उसी नजर से देखें। फंडिंग वगैरह किसने की? जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना वो बहुत से शक संदेह इन्वॉल्व हो जाता है। लोग लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ाई भी करते होंगे, कुछ रिजल्ट निकला इसका? राजन जी, जब कहते हैं ना कि समाज को अगर बदलना है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं शिक्षा को बदलना होता है। समाज को अगर आगे लेकर आना है तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के प्रयास होते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं, किसी के सफल होते हैं, किसी के सफल नहीं भी होते। लेकिन दौसा ज़िले में महुआ के अंदर आप लोगों को प्रयास ग्रुप के लिए जाना जाता है। प्रयास ग्रुप की जो एक संस्था है, आप लोगों ने मतलब सिर्फ एक महुआ और दौसा का नाम नहीं, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रयास ग्रुप में कितने लोग हैं जो आप मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं, और इस मुहिम को आपने कैसे शुरू किया था? जी विनोद जी, पहले तो आपने जो एजुकेशन की बात कही है, एजुकेशन एक क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। मानव सभ्यता के विकास से लेकर अब तक हम जो सीख रहे हैं ना वो सब एजुकेशन के उससे ही। और एजुकेशन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कोई सफल व्यक्ति बने या कुछ भी करें, एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे कन्वे हो, उन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। अब आज वर्तमान युग में जो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन रोज़गार का भी एक जरिया है। अब विशेषकर जिस भाग से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, आप भी वहीं से हैं, वहाँ क्या है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति लोगों का थोड़ा ज़्यादा प्रेम जी, तो अपन सक्सेस हैं। इसको करते हुए एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन के साधन है वो सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस चीज़ को हमने बड़े स्तर से फेस किया, वो इसलिए फेस किया कि हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं। हमने देखा कि जिन बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिली, जिनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, वो एक अच्छे पेड़ की तरह फले फूले बड़े बरगद बने, और जिन बीजों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला वो वहीं मिट्टी में दब गए, दफन हो गए, वहीं एक मिट्टी का हिस्सा बन गए। तो इसको सोचते हुए हम सभी साथियों ने जब सोचा कि यार हम जब छोटे मोटे सेटल हुए हैं, अपना 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो क्यों ना जो पे बैक टू सोसाइटी है उसमें किया जाए। इस सोच के साथ ही हम सब ने प्रयास संस्था को खड़ा करने का प्रयास किया जो आपके सामने है, क्योंकि हम सभी का शुरू से मानना है कि आप जिस समाज में रहना चाहते हैं, जिस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। जब कभी भी किसी ने एक पहल की है किसी भी चीज़ के लिए, जब चीज़ों को एक मिसाल के रूप में बनाया गया, तो क्या होता है ना कोई स्टोरी हर जगह मिलती है, कोई ना एक कहानी ज़रूर होती है कि किसी ने शुरुआत की तो उसका कोई रीज़न होता है एक बहुत बड़ा। मतलब आप जो आज प्रयास ग्रुप में काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर जो काम कर रहे हो, तो इसमें बहुत लोगों के नाम हैं जो अभी सब तो आप शायद मौजूद नहीं है, आप सिर्फ 2 लोग अभी आए हैं, बट जितने भी लोग हैं और एक जो ग्रुप है, इसमें किसने ये मुहिम छेड़ी और क्या वो एक स्टोरी रही होगी इस चीज़ के पीछे, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं बताऊं कि सोशल मीडिया जो आज के ज़माने में है, एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया से परेशान भी हैं तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो यदा कदा हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये प्रयास संस्था जो आपके सामने सोशल मीडिया की उपज है, हुआ क्या था कि मेरा गाँव उखरुंद है और वहाँ हम काम कर रहे थे। जौहर यूथ क्लब के नाम से सभी ग्रामवासियों ने मिलके हमने एक टीम बनाई। जौहर क्लब? जौहर यूथ क्लब। जौहर यूथ क्लब जी, और वो 2018 में हमने इसका काम शुरू किया और वहाँ हमने एक बिल्डिंग मंगाई जिसमें एजुकेशन लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ था, फ्री कोचिंग वगैरह चलाई। वो सब चल रहा था। इसी बीच में हमारे एक साथी नहीं, जो आपने जो चलाया जी, तो उस चलाने के पीछे जो सोच थी वो किसकी थी और वो क्या एक विज़न था? सर बात ये थी कि जैसे मैं व्यक्तिगत मेरी बात कर पाऊँगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम समूह में होते हैं तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबके अपने पॉइंट होते हैं। वो हमारे सब गांव वालों की पहल थी, लेकिन मेरा उसमें इतना सा योगदान था कि 2011 में सर जब मेरी पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होने के बाद मैं 7 to 12 जब स्कूल चलता था तो 12 बजे के बाद में फ्री रहता था। शादी हुई नहीं थी, जीवन में कोई टेंशन भी नहीं थी, तो मैं मस्त रहता था। तो वो जो 12 से लेकर शाम तक का जो वक्त होता था, मैं सोचता क्या करूँ। ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से आने के बाद गाँव में बैठ के लोगों के साथ ताश खेलता था। अच्छा। प्लेइंग कार्ड्स, कारण का टाइम पास का कोई जरिया भी नहीं था तो वो अच्छा लगता था। तो जब एज ए टीचर में आता था तो लोग कहते अरे गुरुजी आओ खेलते हैं, तो मैं खेलने लग गया। गुरुजी से 15 दिन बाद वो शब्द लोगों का बदल के मास्टर पे आ गया, अरे मास्टर आजा ताश खेलेंगे। फिर क्या हुआ कि वो 15-20 दिन बाद वो शब्द मास्टर से घट के सीधा राजन पे आ गया, अरे राजन आजा
ताश खेलेंगे। मैंने कहा अब ये मामला गड़बड़ हो रहा है और शायद अपन उन वैल्यूज़ को खो देंगे जिनके लिए लोग अपन को जाने जाते हैं। तो मैंने टाइम पास करने का एक तरीका सोचा था। सबसे पहले गांव में कुछ बच्चे थे, वैसे ही वो मेरे पास आए, जो वो कहते हैं ना कि जब हर काम को करने के लिए कोई चीज़ें होती है, तो उन्होंने कहा कि चाचा आप इंग्लिश के टीचर हो तो हमको कुछ बता दिया करो। तो मैंने कहा बेटा तू आ जाए करो। तो 2-3 बच्चों से शुरुआत हुई। कुछ दिनों में गांव के आसपास के मेरे चाचा के, ताऊ के और जो भी छोटे मोटे बच्चे थे वो आने लग गए। देखते देखते 70-80 बच्चे हो गए। तो मैंने उनको इंग्लिश पढ़ाना टीचर होने के नाते शुरू कर दिया। तो मेरा अच्छा टाइम पास हो गया। तो वो मैं पढ़ाता था स्कूल से आके, फ्री पढ़ाता था बच्चों को। मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन लगता था कि यार अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरी भी उसमें वैल्यू बढ़ती थी। मुझे भी बच्चे नमस्ते करते थे तो कहीं लगता था कि यार अपन कर रहे हैं। तो वो चलते 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 हम सभी साथी मिले। फिर साथियों ने इस विजन को बढ़ाया। किसी ने कहा यार अपन बिल्डिंग बना लेते हैं, किसी ने कहा ऐसे करते हैं। हमने वो क्लब बनाया गांव में, जो 25 लाख रुपए एकमात्र हमारे गांव से इकट्ठे किए थे। आप कभी आएंगे तो दिखाएंगे आपको उस क्लब के लिए। हाँ, वो बन के तैयार है पूरी तरह से। तो उसमें पूरे गांव वालों का योगदान? सिर्फ गांव वालों। बाहर कौन सा गांव था? उकरूम। उकरूम जी जी। जिसमें एक नीचे हॉल है जिसमें हम ऑनलाइन कोचिंग हमने शुरू की। आजकल प्रोजेक्टर और टेक्नोलॉजी का है, तो जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते हमको जयपुर से हम उनको वहाँ कोचिंग देते थे, सभी गांव वाले मिलके। और उस टीम में मुझे भी कोषाध्यक्ष रहने का अवसर मिला जी। तो वो सब हम करते थे उस समय। तो ये सारे बच्चों के लिए फ्री था? फ्री थी गाँव के बच्चों। ये किसी एक समाज के लिए था या नहीं, कोई भी आगे पढ़ सकता है? जी। उसको हमने 2 तरह से चालू किया कि एक तो गांव में क्या है, थोड़ा बेस कमज़ोर होता है, तो बच्चों के लिए 8th 10th और 12th जो बोर्ड क्लासेज होती हैं उसके लिए हमने ट्यूशन्स करवाए, सभी ने मिल। और ट्यूशन्स के बाद में हमने बच्चों के लिए वहाँ पे ये कोचिंग चलवाई, जिसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। वो चल ही रहा था। तो बीच में हमारे एक साथी ने एक दिन, एक जो मित्र था हमारा कॉमन फ्रेंड, उसने एक मैसेज डाला, क्या महुआ मंडार में होली स्नेह मिलन समारोह रख लेंगे? तो उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट आए। जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया जो है, अरे यार इसमें राजनीति होती है, इसमें होता है क्या है, लोग चेहरा चमकाते हैं, फलाने ठिकाने। उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा नहीं है, लोगों को मिलना तो चाहिए, मिल के एक दूसरे से कन्वर्सेशन होगा तभी तो बातें बढ़ेंगी। तो फिर मैंने वो मैसेज डाला। मैसेज डालने से आप सबका प्यार था कि वहाँ लगभग 350-400 लोग आ गए उस मैसेज के थ्रू। हमारा एक शानदार कार्यक्रम हुआ घाटा सहजा में। तो जब बैठे हुए थे अनेक बुद्धिजीवी आए, सब ने कहा कि यार अपन जो कर रहे हैं आज आए, अब घर चले जाएंगे, इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा क्या अपने आने का, कि वो नॉर्मली जो लोग करते हैं वो हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमारे गांव के और भी साथी थे, उन्होंने कहा कि यार ये लोग गांव में ऐसा कर रहे हैं, ये तो गांव में कर रहे हैं, तो अपन इसको ब्लॉक लेवल पर शुरू करते हैं। तो वहाँ से बस प्रयास संस्था का जन्म हुआ। हमने एक संस्था बनाई जिसका रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत से लोग आए, सबने मेहनत की और वो प्रयास अब सबके सामने। कोई भी चीज़ होती है, चलो आपने एक फ्री एजुकेशन गांव में शुरू किया, तो क्या स्टार्टिंग से बच्चों का रुझान था वहाँ पढ़ने का? मतलब बच्चे आते थे कोचिंग में? गांव में जब की थी तो पर्सनली जब मैं करता था तो वहाँ तो बच्चे आते थे, लेकिन बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब जो एजुकेशन है, जिसको हम स्कूली एजुकेशन मान लीजिए, कॉलेज के, उसके कई प्रोसेस हैं। एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वो बच्चा घर पे जाकर रिवीजन नहीं करे, या उसके घर का माहौल बिल्कुल ख़राब है, तो भी वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। या उस बच्चे को ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ इसका मेरे फ्यूचर में क्या मुझे एडवांटेज है, तो भी बच्चा नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम गाँव में है। तो वो समस्याएँ तो सब हैं ही हैं, वो रहेंगी और वो पीछे तक चलती रहेंगी। लेकिन फिर भी हाँ, बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते थे। और फिर जब गांव वालों ने बिल्डिंग बना के दी तो बच्चों ने बहुत भी इंटरेस्ट लिया और खूब उसके परिणाम भी सामने आए। जब उकरून में आपने ये लाइब्रेरी बनाई, ये लाइब्रेरी आपके जौहर ग्रुप का ही हिस्सा था? नहीं सर, उकरून की हमारा अलग था। अच्छा। वो जौहर क्लब के नाम से था जी। ये जो संस्था हमने बनाई वो ये उसके बाद आपने चालू की? हाँ, वो एक पैटर्न था कि वो एक गांव में किया गया पैटर्न था। तो उसका नाम क्यों बदला फिर बाद में आपने जौहर से? उसका कारण था कि उसके जो हम संस्थापक थे वो अलग थे, पूरे एक टीम अलग थी गांव की, और उसमें वो जो था वो हमारे केवल गांव के लिए था। तो अब क्या ये 2 चीज़ें चल रही हैं या एक दोनों मिलके एक संस्था चला रहे हैं? किन्हीं कारणों से अभी वो बंद है। अच्छा। गांव का जो बिल्डिंग तो जो जौहर क्लब, यूथ क्लब जो आपने बनाया वो अभी बंद है? कुछ दिनों से बंद है, किन्हीं कारणों से। जल्दी चालू करेंगे हम सब गाँव वाले मिलकर उसको। और ये प्रयास अलग है। अच्छा, ये एक दूसरी आप लोगों ने एक टीम बनाई और फिर ये मिलके इसको स्टार्ट किया? इसको मैं इसलिए आपने पूछा कि कहाँ से जो अंकुरण, जैसे कोई एक बेस लाइन हमको वहाँ से मिली, फिर हमने वहाँ जो छोटी मोटी गलतियाँ की उनसे सबक भी लिया, सीखा भी। और सबका ये कहना था कि भाई अपन ब्लॉक लेवल पर बच्चे ज़्यादा आते हैं, गाँव में कोई चीज़ है तो गाँव में केवल कुछ लोगों तक वो पहुँच पाती है। तो हमने ऐसे करते हुए मंडावर में सबसे पहले एक लाइब्रेरी की स्थापना की। और कुछ तो उसके लिए फंडिंग वगैरह किसने की? मतलब वो आपने सबने मिलके? जी जी, मैं प्रयास के बारे में बात करूंगा। अपने प्रयास के आए तो वो गांव का, तो गांव वालों ने की, सबने की जी। और प्रयास के लिए फंडिंग की ऐसी थी कि सबसे पहले हम कुछ लोग जुड़ते गए। जैसे हम जुड़े, हमने सोशल मीडिया मैसेज डाला कि भाई ये तय हुआ है, ये लोग करेंगे, जो साथी आए स्वागत है।
तो फिर हमारे कई साथी थे, एक भगवान साई जी, प्रकाश जी, बहुत से लोग थे, ये नवरंग जी हैं, हेमेंद्र आपके गांव के जो हेमेंद्र जी हैं, और मैं क्या है कि नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत से लोगों को भूल जाते हैं वन फ्लो में। मान सिंह जी हैं जो हमारे वर्तमान में मंडावर की लाइब्रेरी। नहीं, मैंने देखा है कि आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब मतलब कि किसी न किसी रूप में एक दूसरे की सहायता करते ही हैं उसमें। फिर जो आपने बात की कि फंडिंग कैसे आए, तो हम सभी बैठे थे कि यार पैसा जरूरी है, बिल्कुल, केवल आदर्शवादी बात क्योंकि बुक्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है और लोगों के आने जाने के लिए सारी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी है। पैसे का सर हमने एक तरीका निकाला। हमने कहा कि यार पैसा अब किसी से कहें या कुछ कहें तो क्या कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो बहुत से शक संदेह इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर हमने उसमें किया कि जन्मदिन पे, जैसे मेरा जन्मदिन आ गया जी, मैंने संस्था का एक, हमने सबने मिलके अकाउंट खुलवाया, तो मैंने मेरे जन्मदिन पे 1100 डाल दिए। मैंने डाले तो फिर उन्होंने कहा कि यार मैं भी डालता हूँ, तो एक शुरुआत हो गई। वो इतना अच्छा शुरुआत हुआ कि आपके जो फैमिली का कोई हैप्पीएस्ट ओकेजन है उसको आप प्रयास टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। बिल्कुल, और ऐसा कर रहे हो कि आप जो एक पार्टी दे रहे थे, कहीं पे कुछ कर रहे हो, केक ला रहे हो, तो आप उसके साथ में क्या सोच के चल रहे हो, यार चलो 500 रुपये अपन प्रयास में भी डाल देते हैं। तो बूंद बूंद करके इतने बूंदे आने लगी कि हमारा वो जितनी आवश्यकता थी वो घड़ा भरने लगा। तो आज एक ही लाइब्रेरी है आपकी? हमारे सर वर्तमान में भी 4 हैं, तीन जगह हैं। जी। एक अपना सबसे पहली मंडावर में खोली गई, जी। फिर 2 ब्रांचेस हमारी महुआ में, और एक अभी हमने घाटा बावर जो क्षेत्र है दौसा जिले से बाहर है, अच्छा, दांतवाड़ इधर, रैनी के कठुमर इधर पड़ता है, तो वहाँ क्या है आसपास कोई खेड़ली कस्बा है जो बहुत दूर पड़ता है, तो उस एरिया में थोड़ी हमने सेलेक्ट किया कि लोगों को आवश्यकता है, तो हमने लोग जैसे आपकी कोचिंग लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ाई भी करते होंगे, तो कुछ रिजल्ट निकला इसका? काफ़ी हैं। 4 साल में 85 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप सबकी मदद से, और अच्छे पोस्टों पे हैं। अभी हम जो सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं गांव के बच्चों के सपने बड़े नहीं हैं विनोद जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो घर बैठ के IAS के सपने देखें, RS के देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भविष्य की रोशनी तो है प्रयास। हाँ, वो इसलिए कहना चाहूँगा कि आज वो जैसे अब मान लीजिए कि एक फैमिली जब मजबूत होती है ना, और हम भी मजबूत होते हैं, तो ये बच्चे जब आपका सहारा, हमारा सहारा बनेंगे और पे बैक टू सोसाइटी देंगे, जिस दिन हम आराम से शायद बैठे ये आगे संभालें, तो हो सकता है बहुत अच्छी। अच्छा देखो, संभालने में ये होता है कि हो सकता है हमसे कोई और अच्छा है, ऐसी अच्छी लीडरशिप निकल के आए कि जिसको देख के लोग कहें कि यार हमने तो केवल लाखों का काम किया, वो करोड़ों का काम करे, बच्चों के स्कूल, एजुकेशन, सब चीज़ें, कॉलेज वगैरह सब दे। 5 से 6 आपकी आज लाइब्रेरी है, जैसा आपने बताया, 4 से 5। हाँ जी, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छी मुहिम है, जहाँ लोग प्राइवेट स्कूल में हर कोई पढ़ नहीं पाता, सरकारी स्कूल में हर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव होता है, और ऐसे में एक लाइब्रेरी आपने वहाँ खोली उन बच्चों के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको एक फ्यूचर देखना अपना शुरू हुआ। क्योंकि आप लोगों का मैंने सुना है कि वहाँ क्लासेस भी देते हैं रेगुलर, जब भी किसी को टाइम मिलता है तो वहाँ रेगुलर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या रीजनिंग या और भी सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह भी आप बच्चों को देते हैं जी। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, और आपने बताया कि 85 बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब पे आ गए। तो 85 वो बच्चे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं था एक्चुअली। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, गाँव के ये वो बच्चे थे जो गाँव में पढ़ रहे थे, पढ़ाई में शायद बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन आपने जो प्रयास किया आप सब लोगों ने मिल के, तो कहीं ना कहीं वो 85 घरों की, मतलब उन घरों का आपने एक तरीके से फ्यूचर सेट हो गया उनका, और वही 85 बच्चे शायद अब भविष्य में आपका जो विज़न है कि वो आगे चल के इसी तरीके से और नए लोग तैयार करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि देखो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी भी आती है। कुछ ऐसी कोई घटना आप बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे कि जब आपने ये मुहिम चालू की तो पूरी इस प्रयास संस्था को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, बहुत प्रॉब्लम्स आई हों, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हों आपने? परेशानियाँ जीवन का हिस्सा हैं, और हम सभी का मानना है कि इंसान के जज्बे से बड़ी कोई परेशानी है ही नहीं। और जब दशरथ मांझी अकेला जब अपनी वाइफ के लिए एक पहाड़ को काट सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते, तो फिर मुझे नहीं लगता उससे बड़ी परेशानी होगी। परेशानियाँ कई बार क्या होती है कि हम जब लोगों के साथ काम करते हैं तो या तो हमारा कन्वर्सेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता, या हमारे आइडियाज़ हो सकता है हम में कमी हो कि हम उनको नहीं पहुंचा पाते, या वो किसी और तरीके से समझ लेते हैं, तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया हो, या वो कुछ और सोच लेते हैं। क्योंकि देखो जीवन में ये होता है कि हम जब जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, वहाँ से हमको एक दृष्टि मिलती है समझने की, एक विजन मिलता है, और आदमी उसी विजन के इर्द गिर्द सोचता है, और हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उनके हिसाब से हम सोच लेते हैं। पहले हमारे साथ किसी ने धोखा किया है, मान लीजिए किसी आदमी ने 10 बार धोखा किया है, तो ये तो तय है कि हम 11वें आदमी को उसी नज़र से देखेंगे।
तो कई बार वो चीज़ें होती हैं, जैसे हम सबके बीच में हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर एक हो जाते हैं। कई बार हमारे कुछ शादी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा यही मानना होता है सबका कि भाई आप, ये एक पेवर टू सोसाइटी का काम है, ना तो मेरा है ना किसी का है। आप लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो कल कोई और उठाएगा। आपको जब तक अच्छा लगता है जब तक करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। अब जैसे हमको जब आने लगी, हमने शुरू में, मैं कुछ लोगों के नाम आपके पॉडकास्ट में लेना चाहूँगा कि हमने जब मंडार में शुरू किया था, तो आपने जो पैसे की बात की, निसंदेह बात है कि मंडार में हम काम कर रहे थे, छोटा हमारा सर्किल था, हमारे पास ठीक ठाक चल रहा था। एक पुरानी लाइब्रेरी हमने साथियों की मदद से ली थी, तो उसको चालू कर दिया था। एक हमारे हेमेंद्र जी हैं, एसपी लगे हुए हैं अपने वीरा सना के, उनका हमारे पास कॉल आता है, तो कहते हैं कि यार सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने देखा और कॉल किया था कि यार हेमेंद्र मीना जो अभी हरियाणा कैडर में। जी हेमेंद्र जी जुड़े। हेमेंद्र जी के जुड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि यार अपन महुआ में एक भी लाइब्रेरी डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कस्बे हैं, एक महुआ और एक मंडावर। तो मंडावर में हम काम कर रहे थे, तो हम मंडावर निकले, मंडावर से बाहर निकले, महुआ पहुँचे। तो महुआ में हम सबसे पहले पहुँचे तो एक ओम प्रकाश जी हैं, मिश्री देवी जी उनकी वाइफ, जो राज्य स्कूल चलाते हैं वहाँ पे जी। और उन्होंने हमको 2 दुकानें निःशुल्क उपलब्ध कराई। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे, वो हेमेंद्र जी के साथ आए थे लाइब्रेरी पे विजिट करने, तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे यहाँ करिए। तो हमने वहाँ सबसे पहले सेटअप डाला। जब हम सेटअप डाल रहे थे, लोग किस तरह मदद करते हैं, किस तरह कारवा बढ़ता है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ आपसे। तो जब हम उस लाइब्रेरी को डाल रहे थे, तो उनके सामने ही एक, उससे पहले हमने एक बिल्डिंग देखी थी। तो हमारे यहाँ दिनेश जी हैं, जो मोटा देवी कॉलेज के डायरेक्टर हैं जी, तो उनके वहाँ गए थे। बहुत बड़ा एक आलीशान उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ा एक स्पेस था। तो दिनेश जी हम सेटअप कर रहे थे, उधर होकर निकले, उन्होंने कहा कि यार आप मेरे वहाँ गए थे? कि हाँ गए थे सर। मैंने कहा हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते सर, हमारे पास पैसा नहीं। तो किराया तुमसे मांगा किसने? उन्होंने कहा कि यार मैंने साहब वो वहाँ कोई था, तो शायद हमारा कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हुआ, या उन्होंने सोचा होगा कि किराए के लिए आए। अरे नहीं यार तुम खोलो। तो उन्होंने हमको, एक बैंक ऑफ बड़ौदा चलती है वहाँ पे, बहुत बड़ी जगह है, मैं उसमें हमारे 275 सीट हमने लगाई थी, इतनी बड़ी जगह है। वो 2 साल के लिए उन्होंने निःशुल्क दे दी हमको जी। उन्होंने कहा कि यार तुम चलो 2 साल के लिए मैं देता हूँ तुमको। तो वहाँ दूसरी लाइब्रेरी स्थापित हो गई। तो उसके बाद में जैसे और भामाशाह आते रहे, विजेंद्र जी हैं अपनी IRS वीरासना की, उन्होंने भी आर्थिक रूप से कई बार मदद किया। बच्चों का बीच बीच में जैसे लोग आ रहे हैं मोटिवेशन करते रहे। फिर अभी जो लेटेस्ट और सबका सहयोग है, देखो मैं सहयोग में कई बार क्या नाम लेने में विनोद जी इसलिए भी चाहता हूँ कि अपना जो समुदाय बड़ा हो जाता है, हाँ, तो भूल जाते हैं और फिर कई बार कोई सोचता है कि यार मेरा नाम तो रह गया, कई ये चीज़ जाते हैं, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं, कई बार रह जाते हैं। नहीं, आप प्रयास संस्था भी बोलोगे तो मुझे लगता है कि संस्था के सभी लोग खुश होंगे। जी, वो हम कर रहे थे। अब वर्तमान में भी हमने एक कार्यक्रम किया हमारा, और हमने माननीय जो अपने कैबिनेट मंत्री करोड़ लाल जी, इनको आमंत्रित किया, आए। हमारे जो विधायक साहब हैं वो भी आए। तो ये जब आए तो इन्होंने कहा था कि प्रयास संस्था को देख के इन्होंने हमारे सामने संस्था आगे राजेंद्र जी MLA जी ने कहा कि मैं हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलूँ, और उन्होंने घोषणा भी कर दी। शायद वो 27 के आसपास लाइब्रेरियों का बजट वो जारी कर रहे हैं। तो 27 लाइब्रेरी, हाँ, गाँव में। तो मैं ये मानता हूँ विनोद जी, मैं देखिए पॉलिटिकल ना तो स्टंट के लिए ना किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने घोषणा की, उसके बाद कुछ ज़मीन पर कुछ कार्यवाही हुई? वो उन्होंने दे रखे, बजट जारी किया है उन्होंने, वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी उनकी बाल वगैरह वो डालते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रयास संस्था से, जैसे इन्होंने भाई कहा कि उसको देख के उसके मंच पे आगे कहा कि मैं गांव-गांव में खोलूंगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल। अब आप इसको देखने वाले किसी नज़र से देखें कि यार ये तो पॉलिटिकल नहीं, मैं कहता हूँ कि आदमी चेंज तो कर रहा है। बिल्कुल। आप कहोगे कि किसको देख के, सब प्रयास का नाम लेके जब वो कहते हैं कि भाई ऐसा तो मैं भी करूँगा, तो हमारे लिए गर्व की बात। काफ़ी अवार्ड भी आपको इसके लिए मिले, काफ़ी जगह आपको बुलाया गया, आप सब संस्था के मैंने देखे थे शायद कुछ रील्स वगैरह में कि दौसा में भी किसी फंक्शन में आप लोगों को आमंत्रित किया गया था, और वहाँ भी कुछ अवार्ड्स आपको मिले थे शायद। अवार्ड्स तो साथियों के हैं, और अवार्ड्स का तो ऐसा है संस्था के लिए। हाँ, और संस्था क्या है कि मैं अवार्ड देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप। मैं कहता हूँ कि हम सब हिस्सा हैं उस बदलाव के जो हम चाहते हैं समाज में। बिल्कुल। तो वो अवार्ड मायने नहीं रखते, वो प्रेम मायने रखता है, जिससे आप बुलाते हैं कि आप कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इससे एक रिकग्नाइजेशन मिलती है कि हाँ वो लोग कर रहे हैं, और लोग सीखते भी हैं एक दूसरे को देख के। अब मैं आपको, अगर मैं फ़ोन की हिस्ट्री दिखाऊँ, मैं किन्हीं लोगों को नहीं जानता, अचानक से फ़ोन आएगा, मैसेंजर में एक स्क्रीनशॉट आएगा 1100 रुपये का, और लिखा आएगा सर कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पे प्रयास संस्था के लिए 1100 रुपये। वो खुशी देता है, और हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि हमने अकाउंट है और हम सारा पैसा अकाउंट में लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज तकरीबन कितने लोग जुड़ गए होंगे इस प्रयास से? जुड़ने का तो ऐसा है, हज़ारों लोग, किसी ने कभी बर्थडे पे किया, फिर अगली बार नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं किया। तो ऐसे अगर देखें तो एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़े लोग हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा विनोद जी कहाँ होता है? जब हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं,
चेन्नई जाते हैं, लाइब्रेरी के बच्चे जाते हैं और कहीं जाते हैं, वो हमसे कहते हैं सर कि बेंगलोर में हमारे पास तो रुकने की कोई जगह नहीं है, हम रात को पहुँचे हैं, रेल स्टेशन पे सोएं। तो हमारे वो मेंबर जो वहाँ नौकरी करते हैं, बच्चों को घर ले जाकर उनका बढ़िया रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, हर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है। तो वो जो ये एजुकेशन से बाद की बात हो गई, ये सोशलिटी अपने जो है वो बात हो गई कि वो कैसे एक दूसरे को परस्पर कोऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अभी मैं जैसे हम लोग अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद में और ये लोग भी जो नए बच्चे हैं, ये लोग उनसे सीख भी रहे हैं और कल के दिन शायद ये भी मदद के लिए आ गए सब लोग। लेकिन कोई ऐसी घटना आपने नहीं बताई, क्योंकि ये सब कुछ बड़े आराम से हो रहा है। जो स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ कि बड़े आराम से आपने जैसा सोचा वैसा होता गया, जैसा लोग मिलते गए, कारवां जुड़ता गया, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस संस्था को जब चालू किया था तो मतलब सुनने में आया कि ये एक इस तरीके से संस्था चालू हुई है, तो सुनने में अच्छा लगा। इतने सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं और भी अच्छा लगा। इतने अच्छे मतलब इतने बच्चे फिर वो रोज़गार भी पा गए, सरकारी नौकरियों में आज भर्ती हैं, अलग अलग जगह वो जॉब कर रहे हैं अपनी, वो और भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि एक संस्था आई, उसने अपना काम चालू किया और एकदम फ्लो में आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई पूरी संस्था को लेके, ऐसा मतलब बहुत जनरली कम सुनाई देता है। ये सब प्रॉब्लम आती हैं। क्या होता है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी आपसे कि प्रत्येक व्यक्ति के अपना एक विज़न होता है, एक चश्मा होता है, जो अपने रंग में दुनिया को देखना चाहता है। आप तटस्थ हैं, आपका कोई स्टैंड नहीं है। अगर आप शाम को पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे हो तो लोग आपको उनके साथ जोड़ के देखेंगे। एक शाम को अगर आपके पास में कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जो क्रिमिनल है या कुछ है, तो आपको लोग क्रिमिनल समझेंगे। बिल्कुल। तो जैसा आपके आसपास दिखने लग जाता है तो लोग समझने लगते हैं, लेकिन वो लोगों की गलती है ना, आपकी गलती नहीं फिर। तो वो प्रॉब्लम तो बहुत आती है सबसे बड़ी तो। लेकिन हम जैसे मैं सर हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं साथियों का भी वही, हम सबका एक विचार है, हमारा विजन ये है कि पहली बात तो सोशल वर्क हमको किसी ने करने को नहीं कहा, किसी ने हम पे फोर्स नहीं डाला, बिल्कुल है ना, किसी ने हमको अपॉइंट नहीं किया कि यहाँ पे यू हैव टू डू, यस, है ना, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मेरा मानना है आपको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर जब आपकी लाइफ को, खुद की लाइफ को पब्लिक के बीच में लेके जाते हो, अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, तो मेरा मानना है कि आपको नहीं जाना चाहिए। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आर्थिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जैसे जैसे विस्तार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। आज हमारे बच्चे जैसे किसी लाइब्रेरी में एसी है, किसी में नहीं है, हम चाहते हैं कि इनके लिए एक एसी हो, वो बच्चा घर पे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लोग कई बार हमें ग्रुपिंग करके देखते हैं। उसका एक बड़ा कारण भी ये होता है विनोद जी कि सबका एक ओपिनियन है। आप एक, जैसे मैं टीचर हूँ सर, मैं टीचर होने के अलावा एक पर्सन भी हूँ। बिल्कुल। मेरी फैमिली लाइफ भी है, मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी है, मेरी अन्य चीज़ें भी हैं। अब आप मेरे को मिक्सअप करके देखेंगे तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और आपकी प्रॉब्लम से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मेरे से कर रहे हैं। मतलब इंटरनली इश्यू छोटे छोटे हुए, हाँ, बहुत, लेकिन कभी कोई बड़ा इशू कभी ऐसा देखने को हम बड़ा होने नहीं देते। क्योंकि सर मैं सीधा कहता हूँ ना, जैसे मुझे काम नहीं करना तो मैं हट गया ना, फिर प्रॉब्लम क्यों है? आप कह रहे हैं कि मैं तो मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। तो अभी तक लगभग 5 से 6 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए, कंप्लीट हो गए इस संस्था ग्रुप को काम करते हुए। अभी लेटेस्ट एक खुशी की बात ये भी है कि हमने जो मैं एक प्रोग्राम किया था अभी हमारी संस्था का, होली स्नेह मिलन समारोह जो हम करते हैं, तो माननीय कैबिनेट मंत्री किरोड़ लाल जी, आदरणीय जो राजेंद्र जी हैं वो भी आए, क्योंकि वर्तमान में हैं, वर्तमान विधायक जो हैं। हाँ, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अभी हमको ये आश्वासन दिया है कि वो मंडावर, महुआ और पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला जो भी लेटेस्ट बनी है, वहाँ हमको संस्था के लिए ज़मीन देने जा रहे हैं। 51 लाख रुपए के सहयोग करके हमारे लिए भवन भी बना के देंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा जो हमको प्रॉब्लम मानते हैं उनका सॉल्यूशन है। अगर ये ज़मीन जो आपका विजन था, जो आपने एक सोच थी आपकी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। मेरा मानना हमेशा से रहा है कि आप जिसमें हैं, पॉलिटिकल में हैं, आपके पास अगर पावर है, शासन है, सत्ता है, तो आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, कोई भी हो। क्योंकि ये संस्थाएं ये किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सबकी होती है। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको जन सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मोस्टली उनका लोगों का एक विज़न होता है कि चलो पॉलिटिक्स में जाते हैं, पहले कुछ बन जाते हैं, पार्षद, विधायक या कुछ भी, कोई भी पद उनको मिल जाता है, और उसके बाद हम जन सेवा करेंगे। और आप जैसे लोगों को देख के लगता है कि मतलब किसी पद की ज़रूरत क्या है, अगर आपको सेवा करनी है आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हो। हमारे जो साथी हैं उनके दम पे अपन कर रहे हैं, यही तो हमारा प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नहीं कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम सबका मानना है। अब सर आप सूरज नहीं बन सकते, बिल्कुल ठीक है, आप दीपक तो बन सकते हैं। बिल्कुल। एक जुगनू भी जब रात में चमकता है ना, तो वो अलग ही अंधेरे में दिखता है।
बिल्कुल और वो ऐसा दिखता है कि आप अरे यार रोशनी, तो वो रोशनी बनना है, कहीं पे भी बनो, कैसे बनो, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल और आप, मैंने फिर बात कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल इन चीज़ों में आना चाहे तो उसको अपना धैर्य लेके आना चाहिए। ये बहुत पुरानी मूवी थी, मैं लोगों से बहुत बार कहता हूँ, बहुत बार सुना दी है, मुझे अच्छी लगती है लाइनें कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। बिल्कुल तो फिर क्यों संसार की बातों पे भीग गए तेरे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बिल्कुल। तो ये तो चलेगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा है। तो इन 5 से 6 साल जो आपको लगातार मेहनत करते हुए और आज काफ़ी एक अच्छा मुकाम हासिल किया, लोगों के लिए एक मिसाल बन के भी दिखाया इस पूरी संस्था ने, और इस संस्था में सभी लोगों को मैं देखता हूँ तो किसी न किसी रूप में सब लोग मेहनत करते हैं। इन 5-6 सालों में आपने ऐसा क्या फ़र्क देखा कि शिक्षा का क्या स्तर बदल के आया? कितने चेंजेस आपने देखे हैं? लोगों की मेंटलिटी या संस्था के प्रति जुड़ाव या एजुकेशन, इन सब में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? सर बिल्कुल है। उससे पहले जो आपने के लिए उसका जवाब एक तो ये देना चाहूँगा एजुकेशन से पहले साथियों का, कि हम आपके पास बैठ के यहाँ ये जो आपका पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जबकि हमारे एक साथी हैं जैसे मान सिंह जी नौरंगपुरा, वो मंडावर लाइब्रेरी में अभी आपसे बात हो रही थी एसी लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, वो टीचर हैं और समय निकाल कर एसी वाले के साथ खड़े, भैया यहाँ लगाना, वो उनका काम नहीं है, घर का काम। हमारे दूसरे साथी हैं हेमेंद्र जी, वो इस समय एक परिवार में, अभी हमारे लाइब्रेरी का बच्चा था उमरेश नाम का, तो सालमपुर गाँव है, तो उसमें आगजनी की घटना हुई, उसमें 25-30 उसकी बकरियां जल के मर गई। चूँकि वो हमारे लाइब्रेरी का स्टूडेंट था तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद हो जाए, उसके छान छप्पर थे जल गए, तो हमने डिसीजन लिया कि उसको जो मदद के रूप में, कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो सक्षम होगा तो वो भी तो सोसाइटी में देगा, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो हमारे जो साथी हैं वो टीन खरीद रहे हैं, उस लोहे को लेकर पल्लेदारी कर रहे हैं, तो ये मेहनत उनकी है। कई बार क्या होता है, हम आपको दिख रहे हैं लेकिन हमारे पीछे कौन है असली मेहनत करने वाले, बहुत लोग हैं वो। और दूसरी बात एजुकेशन में बदलाव का तो ये है कि सर अभी एक टाइम वो था जब आप और हम जाते थे, स्कूल की स्लेट बाजरे की थैली में किताबें रखते थे, बिल्कुल, और ना के बराबर 6th क्लास में इंग्लिश आती थी जब हम पहली बार ABCD पढ़ते थे। आज बड़ी तेज़ी से बदलाव हुआ है कि बच्चा अवेयर भी हुआ है। जिन बच्चों को ये पता नहीं, कई इतने अच्छे टैलेंट होते थे गांव में, जिनको अगर कोई उस समय बता देता कि UPSC की कोई एग्जाम होती है तो वो 1 मिनट क्रैक कर जाते, और वो वहीं कहीं ग्रुप D में या बिल्कुल कहीं वो दबके रह गए, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। अगर सही गाइडलाइन नहीं मिली उनको उस वक्त। आज आपको पता है कि जो 10th में बच्चा अपना बना लेता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, तो उसको आप घर पे भी नहीं जा रहे थे, मोबाइल के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है। एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन बदलाव अगर मोबाइल को उस तरीके से यूज़ किया जाए तो। हाँ सर, आप हमारी पोस्ट देखेंगे, दिन में 5 पोस्ट आई हैं हमारी, और आप चाहे तो मैं कैमरे के सामने बताना चाहूँगा आप किस तरह हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। ये सर फेसबुक है, ये जैसे मेरी ID है, मैं मेरी बता पाऊँगा और हमारे साथियों की, तो आप देखेंगे कि आज की जो हमारी जो पोस्ट हैं वो किस चीज़ को लेके हैं, केवल हमको जिन्होंने सहयोग किया उनको लेके, उन्होंने जो हमको सहयोग कर दिया तो हमने डाल दी कि भाई फलाना, तो हम तो इस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हम जब समाज में रहते हैं तो देख के सीखते हैं, बच्चा भी देख के सीखता है। जिसके माता पिता अगर गाली देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो बच्चा उसी भाषा में बात करेगा, बिल्कुल। और जैसे आप क्या बात करोगे बच्चा भी आप। तो अब सोशल मीडिया का जब हम इस तरह उपयोग कर रहे हैं, अपने साथियों को डाल रहे हैं कि आज आप पॉजिटिव चीज़ें डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमसे पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे। क्योंकि संस्कार तो ऐसी चीज़ है ना जो आदमी सबसे पहले अपने घर से सीखेगा। जो नकारात्मक चीज़ें मनुष्य को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, बिल्कुल, और सकारात्मक थॉट्स को विचार करने के लिए वो बहुत कोशिश करनी पड़ती है। गांव में एक आप भी जब इस संस्था को चालू कर रहे थे तो लोगों के साथ आपने भी ताश खेलना शुरू कर दिया था। आज भी एक वर्ग है गांव में जिनके पास जो शायद एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है और इस तरफ कभी उनका ध्यान भी नहीं गया। तो सट्टेबाजी हो, चाहे जुआ हो, चाहे नशेबाजी हो, चाहे अपने ताश खेलना या और दूसरे गांव में एंटरटेन करने के जो भी तरीके हो सकते हैं, या गलत संगत भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, गलत संगति में भी लोग चले जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल आपने देखे कि मतलब लोगों ने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दिया, यहाँ से कुछ बन के निकले, बन के ना भी निकले हों, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से उन्होंने वो अपनी जगह छोड़ी, गलत संगत छोड़ी, कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं, एक सही रास्ते पे आ गए। सर आपने जो कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर? हाँ, हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे कई बच्चे थे उनके, हम जब घर गए तो जब उनकी मार्कशीट देखी कि वो बच्चा 85-75 प्लस का, और कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब क्यों? अब उसको ऐसे दोस्त मिले उधर मर गया, उसको समझाया बेटा तू कुछ नहीं कर सकता तो लाइब्रेरी आ जा, हम देंगे वहाँ तेरे को जो सुविधा है, बुक्स वगैरह है। ऐसे बहुत बच्चे हैं। और उससे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, बच्चों में किस तरह अपने कैरियर के प्रति जो रुझान आया है। आप आइएगा कभी, मैं इन्वाइट करता हूँ सभी को। हमारे कुछ बच्चे पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, जो दिन में पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, रात को लाइब्रेरी आते हैं। कुछ बच्चे समोसे बेच रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं। अब किसी का बच्ची को वहीं पढ़ना है, बेटी को हमारी को, उसके पिता ड्रिंक करते हैं, उसके भाइयों में कोई गृह कलेश चल रहा है, कोई संपत्ति पे, जो गांव में छोटी छोटी बातें होती हैं। अब वो पढ़े या वो उसको है ही नहीं प्रॉपर प्लेस के वो 8 घंटे या 7 घंटे आराम से एक जगह बैठ सके।
बिल्कुल। शहरों में तो जो अमीर हैं वो तो चलो अलग रूम बना दिया, स्टडी रूम हो गया, अब उसका तो ड्राइंग रूम, बेड रूम, वो सब कुछ वही है वो रूम। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कौन आ रहा है, तो उसके लिए माहौल नहीं है, फिर वो बच्चा अपनी स्टडी से भटक जाता है। तो हम केवल स्थान दे रहे हैं, मेहनत तो उन्हीं बच्चों की है जो रात दिन पढ़ रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे। आप तो टैलेंट को ला के करें, बेटा यहाँ बैठ जाओ, आप शांति से पढ़ो, वाईफाई, इंटरनेट, पानी, जगह और माहौल वो हम देंगे, मेहनत तुम्हारी, तुम जितना करोगे उतना सफलता प्राप्त। लेकिन कहीं ना कहीं वो ही सबसे बड़ी मेहनत है कि वो बच्चों को उस जगह से और यहाँ तक लेके आना, ये जो काम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के आके वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का मन बनाना, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक खींच कर लेके आना, ये मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी आप लोगों की। सर बिल्कुल, और सब साथी मेहनत करते हैं। नवरंग जी जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, इनको लगता है कि ये बच्चा यार बहुत नीडी है, तो बेटा आओ तुम, हमारा टीम ऐसे ही काम करती है। महुआ में हमारे पास 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है। अब सोचिए, जो हिम्मत हार गए, बात उसकी नहीं है, लाइब्रेरी की फीस होती कितनी सी है, 700-800 रुपये मैक्सिमम। वो अब आप एक महीने में 700 तो 10 महीने में 7,000 ही तो बचा रहे बच्चे के। बात 7,000 की नहीं है, बात है एक एटमॉस्फेयर की। बिल्कुल। वहाँ आप जैसे लोग जाते हैं, जैसे कभी हमारे जिन मैंने सम्मानीय सदस्यों का नाम लिया जो सिविल काफ़ी सर्विसेज में, प्रशासनिक अधिकारी को भी मैंने सुना है कि वो भी वहाँ आपकी लाइब्रेरी में आते हैं, जी, जी। मोटिवेट करते हैं बच्चों को, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं वो। तो बच्चे सीखते हैं कि मेरे को बनना है। वो जब वो खुद कहते हैं, अब मान लीजिए हमारे और भी साथी हैं, जैसे बहुत है, विजेंद्र जी हैं, मिंदर जी हैं, और भी लोग, बहुत से लोग आते हैं, बीच में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं भी तो इसी माहौल से निकला हूँ, बिल्कुल, तो मैंने किया है, यू कैन डू इट। अभी ऐसा हुआ है कि सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव पड़ा है आपके इस ग्रुप में और आपके इस विज़न में? वो चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं सर। क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे मैं कहा, हर व्यक्ति की बहुत सारी ज़िंदगियाँ होती हैं। आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस आइडियोलॉजी के हैं, आप ये चाहेंगे आप जो मानते हैं वो फैले। मैं जो मानता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं जो मानता हूँ वो फैले, और यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, आइडियोलॉजी की बात करी आपने, तो आइडियोलॉजी से मुझे याद आया कि अभी किशन साहब मीना IPS जी, जी शायद आपको याद होगा, अभी उन पर कुछ आरोप लगे हैं, तो आपको उनकी भी एक अलग विचारधारा है। वो ईश्वर को नहीं मानते, वो सच को मानते, वो विज्ञान को मानते हैं, तो विज्ञानवादी सोच, मानवतावादी सोच को वो आगे लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी अच्छा काम भी उन्होंने किया। लेकिन बात आइडियोलॉजी अगर की जाए तो शायद हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी आपसे मेल ना खाए। आज सुबह का अगर आप देखोगे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी, कृषि मंत्री, 9 करोड़ रुपए के फर्जी किसान जो अकाउंट्स थे, जी, वो उन्होंने पकड़े हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों को ही, अगर किशन लाल जी को भी अगर देखा जाए, किरोड़ीलाल जी को भी देखा जाए, तो लोगों का विज़न वही है कि ये भी गरीबों के मसीहा हैं, ये भी गरीबों के मसीहा हैं, और आप जो लोग काम कर रहे हो तो किसी न किसी रूप में आप भी उनके लिए मसीहा हो। ये जो एक संस्था काम कर रही है आपकी, ये किसी न किसी रूप में ये काम बहुत अच्छा कर रही है। तो तीनों की आइडियोलॉजी में लेकिन बहुत फ़र्क है। डॉक्टर साहब की आइडियोलॉजी कुछ और होगी, किशन साई जी की कुछ और है, और आपकी जो संस्था है इसकी आइडियोलॉजी कुछ और है। अच्छा, इसी आइडियोलॉजी से एक और चीज़ बताऊँ कि अभी आपने सुना होगा तो लास्ट मंथ 2 मनचले बच्चों को बाइक सवार थे, वो भी शायद मीणा समुदाय से ही थे। अब देखो, सिर्फ आइडियोलॉजी का फ़र्क मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान की आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है, और मुझे लगता है कि एक सोच होती है जो इंसान को कुछ करने पर मजबूर करती है, आगे अच्छा करने के लिए मजबूर करती है, या गलत संगति में ले जाने के लिए मजबूर करती है। वो लड़कियाँ छेड़ते हुए पकड़े गए, दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई, पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, शायद अच्छी हजामत भी हुई शायद। तो वो भी एक समुदाय का हिस्सा हैं, आप भी उसी समाज से हैं, डॉक्टर साहब भी उसी समाज से हैं, किशन साई जी भी उसी समाज से हैं, और इस समाज ने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, हर विभाग में तमाम तरीके से लोगों को खड़ा किया है। लेकिन वो लोग खड़े हो पाए जिनके विज़न सही थे, जिनको एक अच्छा मोटिवेशन मिला। लेकिन आज आप लोग जब काम कर रहे हो उसके बाद भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जिनको आज भी पता नहीं वो मोटिवेशन लेना नहीं चाहते, या उन तक वो मोटिवेशन पहुंच नहीं पाता। तो आपने कभी ये कोशिश की कि यार ऐसे लोगों को भी समझाना है, हमें इन लोगों को भी हमें यहाँ तक खींच के लेके आना है? सर, ये जो अपराधी लोग होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति, अपराधी तो वो अपनी संगत से बन गए, या अपनी नीयत से बन गए, या उनके अपने कर्मों से बन गए। लेकिन देखो, अगर ज़िंदगी भर उनको अगर उसी रूप में देखा जाएगा तो अपराधी हो गए। लेकिन कभी आप लोगों ने ये कोशिश की कि ऐसे लोग जो अपराधी बन गए, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी हम सोचें, ये भी इस लाइन पर आ सकते हैं, ये भी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, ये भी कल के दिन कुछ इनका घर बार इनको भी भविष्य के लिए एक अच्छा एक रोशनी इनको दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये जो आप कह रहे हैं ना, मन चले जो लड़के पकड़े गए,
तो उनका एक अलग ही वो है, वो अपने एक समाज से नहीं है, अपराधी किसी भी समाज का हो वो एक अपराधी की ही होता है। लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की? क्योंकि आपके देखो इस संस्था ग्रुप में हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं आपसे, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके इस संस्था में जुड़े हुए हैं, कि कभी इस तरीके के जो छोटे मोटे अपराध या बड़े अपराध किसी से भी हुए हैं, क्या इनको भी हमें पढ़ाना है? अगर उनकी एज है पढ़ने लायक तो इनको भी हम पढ़ाते हैं, इनको भी कल के दिन कुछ एक अच्छा मैसेज जाए पब्लिक में। ग्रामीण स्तर पर जो हमारे लेवल का काम होता है उसमें हम जाते हैं, कुछ लोग 4-5 लोग मिलके समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई केस मुकदमा या इस तरह का होने की संभावना होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वहीं पर शांत किया जाए और उनको समझाते हैं और बैठा के उनको बुलाते हैं, भाई अब तुम अगर किसी इस क्षेत्र में जाओगे, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते तो कोई ऐसा छोटा मोटा काम शुरू कर दो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमसे जितना होगा। या फिर जैसे कोई काम धंधा कर रहा है किसी भी समाज से, उसके वहाँ आप नौकरी करो, कुछ करो, तो इस तरह की हम कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने मतलब किसी को ऐसा किया हो और उसने फिर आगे पढ़ाई वढ़ाई करने की कोशिश की हो? कुछ जो बच्चे उनको सार्वजनिक रूप से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं अच्छे काम है तो बता सकते हैं। स्कूल लाइफ में जो इधर उधर जाते थे होटलों में या कुछ जो स्मैकची वगैरह उनके संपर्क में थे, उनको बुलाया, उनके माँ बाप को बुलाया, पुलिस का भी सहयोग लिया, उनको बैठा के और हमने उनको समझाया और वो अब मुख्य धारा में स्कूल उन्होंने जाना शुरू किया है। हमारा जो 10वीं 12वीं तक के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमारे संपर्क में आते हैं ना, तो उनको हमने कई जगह 1-2 उदाहरण है हमारे पास, गर्ल्स स्कूल से हैं, वहाँ से हैं, तो उनको बैठा के समझौता करा के और वो बच्चे अब धीरे धीरे आना शुरू किए। जी, सिर्फ यही एक विजन था कि लोगों को सिर्फ शिक्षित करना है संस्था का, या इससे आगे भी कुछ मुझे वहाँ तक जाना है? सर एजुकेशन एक भाग है हमारा जो बायोलॉजी है, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो बायोलॉजी में हमारे केवल यही चीज़ नहीं है, हम छोटे छोटे सोशल इश्यूज़ पे बहुत काम करते हैं। जैसे वृक्षारोपण है, साल में हम 2 या 3 प्रोग्राम करते हैं, और बड़े स्तर पर हम जाते हैं, पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के साथ बच्चों को शपथ दिलाते हैं कि हर 2 महीने में इसकी फ़ोटो भेजोगे ग्रुप में, कहीं वो पेड़ सूख तो नहीं गया। यहाँ तो जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर साफ़ सफाई करते हैं। हमारी शुरू की जो कैंपेनिंग थी, जब तक लाइब्रेरी हमारे पास नहीं थी, तो हमारा वो दौर वो था कि जब हम स्कूलों में जाकर, गांव-गांव में जाकर शाम के टाइम चौपाल लगाते थे, बैठते थे गांव में जाके, लोगों को कहते थे कि पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। भाई हम उनको समझाते थे कि भाई देखो, अगर आपका बच्चा पढ़ता है, ये टैलेंट है, तो आप अपने बच्चे को भेजिए, कल आपकी किस्मत बदलेगी, इस गांव की किस्मत बदलेगी, आप उसके नाम से गांव को जाना जाएगा, आपको जाना जाएगा। हेल्थ कैंप, बहुत से हेल्थ कैंप हमने लगवाए हैं, बिल्कुल, है ना, अभी हमने आई का लगवाया था। तो जो चीज़ें हमको लगता है कि इन पर वर्क करना चाहिए, अभी जैसे एक बार हमने परिंडे वगैरह लगवाए, छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ना, हम चाहते हैं कि सोसाइटी ऐसी बने। देखिए समाज का जो है, समाज बना क्यों है, समाज बना है कि एक दूसरे के हेल्प के लिए, तो उन चीज़ों को हम करते रहे। बहुत अच्छी आपकी मुहिम है और काफ़ी ऐसे लोगों का आप जो एग्जांपल दे रहे हैं। दूसरा, जो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे बच्चे, अब देखो इस तरीके से तो किशन साय जी भी हैं जिनकी भी एक अलग विचारधारा है, और वो भी हर जगह जाके अपना नंबर ज़रूर बताते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपकी मदद करूँगा। हमारी लाइब्रेरी पे वो 2 से 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को मोटिवेट करने आ चुके हैं, क्योंकि हमारे वो पास के ही हैं। जी, अमरपुर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो 2-3 बार आए हैं। बच्चों को बाकायदा विद एग्जाम्पल उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी है। अच्छा विनोद जी, इसमें एक बात है कि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो धर्म क्या है। अगर धर्म का जो मेरा विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी मैं आपको देता हूँ, मेरा मानना है धर्म का अर्थ है धारण करना, जो बातें धारण की जा सके। अब धारण करने वाली कौन सी बातें हैं, लेकिन थोपने वाली चीज़ ना हो। नहीं, वो देखिए उसके विकृत रूप कब आते हैं, जब आप अपने दिमाग का यूज नहीं करते। जो भेड़ बनते हैं ना, भेड़, एक भेड़ कुएं में गिरी, आपको गिरना है तो गिरिए, कोई इलाज नहीं है आपको। जो हमारा संविधान स्वतंत्र देता है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, मैं संविधान के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं। तो अब आपको जो मानना है मानिए। तो अब लोग क्या करते हैं सर, कि जैसे हर धर्म में आप कोई धर्म मुझे चले जाइए, क्या कोई धर्म कहता है कि माता पिता की सेवा मत करो? क्या कोई धर्म कहता है कि दुखियों की सेवा मत करो? क्या कोई धर्म कहता है कि अपने समाज को अच्छा मत बनाओ? आप बनाने के बजाय फिर किन चीज़ों में पड़ गए? अच्छा ये सब में अब मैं नाम लूँगा तो कहेंगे कि वही बातें होंगी किशन साय जी। तो हो सकता है कि किशन साय जी पे जो मामला हो, कहीं ऐसे लोगों द्वारा प्रेरित हो, और जो सच्चाई सामने आ जाएगी वो जांच के बाद जो नहीं, ऐसा नहीं है। किशन साय जी का भी की जो आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी गलत है, लेकिन क्या होता है ना कि आपकी एक विचारधारा हो सकती है, उनकी एक विचारधारा है, आपकी एक अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। हर किसी की विचारधारा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ, समाज में काम करने की जरूरत नहीं है, समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जिस जगह रहना चाहते हैं वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं, हम सुधर जाएंगे सर। अब एक बात बताइए, हम आदि मानव थे, अलग अलग रहते थे, न शादी थी न कुछ था, तो हमने ये समाज बनाया क्यों है?
कमजोर के प्रोटेक्शन के लिए तो बनाए ये आपके जो रूल्स हैं, जो एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, हाँ आप कमजोर को बराबर लेके चलने के लिए, इसीलिए तो बनाया, नहीं तो सब जी रहे थे। एक आदमी आया ताकतवर आया, सबको मारा, राजा बन गया, सॉरी तो ठीक है यार वो तो, लेकिन हमने क्या बना, नहीं सब इक्वल है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, मैं कई बार कह देता हूँ, हाँ मैं कोई इस मामले में गलत भी हो सकता हूँ। 80% बच्चे, 80% माँ बाप, आप बुरा मत मानना और बुरा लगे तो मैं आपके पॉडकास्ट में क्षमा मांग लूँ, 80% माँ बाप अपने बच्चे को IAS IPS डॉक्टर इसलिए नहीं बनाना चाहते वो सेवा करे, वो सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो सफल और उसकी बहुत बड़ी कोठियाँ और बंगले। ये सत्य है। बहुत से लोग हैं जो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना सब पाँचों के लिए बराबर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सर ये छोटी वाली है ना, ये तीनों ज़्यादा बराबर है, बिल्कुल। ये सोच बन चुकी और एक और मैं फैक्ट अगर आपको बताऊं तो शायद आप भी नोटिस करोगे शायद। तो आपने जो बात की ना कि माँ बाप पे चाहते हैं कि बड़ी कोठी हो, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी इतने बड़े पद पे चला जाता है, उसके बाद माँ बाप बहुत दूर हो जाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और उनकी अपनी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले आ जाती हैं। उनका जो आप कह रहे हैं वो तो ड्यूटीज़ हैं, वो करनी भी पड़ेंगी, लेकिन अपना हमेशा मानना है कि ड्यूटीज़ के बाद भी समय हो सकता है। ये जो दौड़ है ना, मैं दौड़ की बात कर रहा था सर, मैंने कहा ना बहुत अच्छे अधिकारी अपने समय के साथ भी बहुत से, आप देखेंगे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने IPS IAS हैं, कितने बड़े लोग हैं जो इतना काम कर रहे हैं, आप देखेंगे यार ये कहाँ से टाइम निकाल रहे हैं। बिल्कुल। एक बात, ये दूसरी लेकिन बात, वही बात है कि नजरिए वाले, हाँ एक जिनका नजरिया सही है वो कहीं से टाइम निकाल के काम करेंगे। मैं एक छोटा सा एक सोसाइटी का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं वो जैकी सराफ का इंटरव्यू देख रहा था, जो एक्टर हैं, तो वैसे रैंडमली को रील चल रही थी तो आ गई, तो उसमें देखा उन्होंने, उससे तो मुंबई भाषा बोलता है, तो मैं अपनी भाषा में यहाँ पर कहते तो उससे किसी ने कहा कि सर कैसे देखते हैं आप, एक चौल में से उठ के आए हैं, चौल में मतलब वो उसमें रहते थे, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, आज आपका बेटा भी सुपरस्टार है, आप भी हो, तो बहुत आपने सब कुछ, तो उसने बहुत अच्छी बात कही विनोद जी, मुझे तो वो छू गई। उन्होंने ये कहा था ऐसा क्या चीज़ है बिड़ू, जब मैं वहाँ रहते थे ना, हम एक 4x4 8x8 के कमरे में रहते थे, मेरी माँ खांसती थी, मैं जग जाता था और मैं तुरंत पानी देता था, और हम सब था एक दूसरे। आज मेरी माँ को रात में हार्ट अटैक, वो कहते हैं एक, जब उनकी माँ की मृत्यु के बारे में बताते, माँ को रात में हार्ट अटैक आया, मैं पास के इधर दूर के कमरे में सो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरी माँ कब चलेगी, क्या तड़पी होगी, क्या किया होगा। तो इन चीज़ों के ये फिर चीज़ें क्या है कि देखो आप, मैं सर ये मानता हूँ कि हम जन्म जो हमारा है, जन्म क्यों होता है, अपने को पहले से ज़्यादा एडवांस बनाना और अपने को कुछ दे के जाने के लिए। आपकी चीज़ें धरी रह जाएंगी, एक आइडिया जो देखे गए हमारे, जिनके आइडियाज़ हैं आज आप उनको पढ़ रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, तो आप आइडियाज़ हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कबीर जी कहते हैं कि कबीर का आप दर्शन पढ़ोगे तो वो जो सब कुछ है, उधर आप तुलसीदास जी को पढ़ोगे तो ये तो रहेंगे, लेकिन आप क्या दे के जाते हैं। बिल्कुल। प्रेस ग्रुप के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे थे उन पे भी बहुत एक फ़र्क पड़ा होगा इस चीज़ का। तो आपको लगता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे थे वो आज भी गांव में ही है, वो लाइब्रेरी तक पहुंच पा रहे हैं? कोई भी मुहिम, कोई भी चीज़ें 100% तो चीज़ों को कवर नहीं कर सकती, उसके बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारी ताकत कौन है, हमारे मेंबर्स हैं जो गाँव में हैं, तो वो पहुँचा रहे हैं, हमारा प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लगे हुए हैं। और तो क्या बदलाव देखा उसमें आपने? बदलाव सर ये है कि जैसे बेसिकली अपन प्रयास संस्था के बारे में बात करें तो यहाँ के हमारे मेंबर गांव-गांव जाते हैं, जब देखते हैं तो किसी बच्चे को, किसी बहन बेटी को, हमारी को, बेटा क्या कर रही है, तैयारी कर रही है, तो घर नहीं हो रही, तो बेटा हमारी लाइब्रेरी है, हम सब मिलके चलाते हैं, और गर्व इस बात बताओ वो हमारी लाइब्रेरी कहते हैं, सब अपनी लाइब्रेरी कहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो वो बच्चियाँ जो कल तक कहीं पिछड़ रही थी ना इस दौड़ में, ग्रामीण बच्ची, तो उनको एक मिला है। और सर मैं जेंडर इक्वेशन तो मेरे कहने से होगा भी नहीं, आप रिजल्ट देखिए 10th 12th के, बच्चियाँ बच्चों से ज़्यादा बाजी मार रही हैं, वो स्थिति यहाँ पे भी है। बच्चियाँ पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनका फ्यूचर बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पे। बच्चों का तो चलो एक पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है पूरी आएगी, सब कुछ है, कहीं ना कहीं फ्यूचर है, बच्चियों के मन में रहता है दूसरे परिवार में जाना है। तो कितना एक रेशो है आज, मतलब मेल फीमेल का आपकी लाइब्रेरीज में? सर हमने 50-50 का रख रखा है, हमारे यहाँ तो 50-50 है। तो बच्चियाँ अब आती हैं? हाँ बच्चियाँ आती हैं बिल्कुल। अभी तो हमारे कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो मतलब यहाँ से पढ़ गए और आगे किसी जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे या किसी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ से गई बिल्कुल हैं। कई बच्चियां एम्स में लगी हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसमें हैं। कई बच्चियां हमारी दिल्ली पुलिस में लगी हैं, कई राजस्थान में हैं, कई का टीचर्स में हुआ है। अभी कुछ परिवार ऐसे हैं, कभी आएंगे तो कहने से नहीं, वो देखने से मालूम पड़ेगा, जिनका ये 4th ग्रेड की वैकेंसी आई है, जो 4th क्लास वाली, उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है ना उनके लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी हमारे 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ एक साथ। तो ये जब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं लोग, अच्छी अच्छी जगह जो इनको सक्सेस मिली, उसके बाद ये लोग कभी मिलने आते हैं वापस? आते हैं सर, मिलते हैं, कभी अपने खुशियों में याद करते हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको, हम तो छोटे से लोग हैं, अभी इन शादियों पे लगभग हमारे पास 92 के आसपास कार्ड थे। वो आप सब और वो मेंबर्स, वो बच्चे ही तो हैं। कई बच्चे तो इतना जिद करते हैं सर आना ही पड़ेगा, और आप मान लीजिए कि हमको हमारा शेड्यूल बनाना पड़ता है कि यार आज किधर किधर जाएँ। तो वो प्यार है उनका,
और वो कहते हैं नहीं सर, तो वो सम्मान है, वो सब चीज़ें हैं, तो वो मिलते हैं और मदद करते हैं बच्चों की। अभी जैसे कोई वहाँ लग गया, आज कोई बेंगलोर में है, तो बेटा वो साथी आ रहा है अपना कि सर भेज दो मेरे पास, मैं पूरी तैयारी कर लूँ। तो आगे के लिए क्या योजनाएं आपकी इस प्रयास संस्था की रहेंगी बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए? हम ये चाहते हैं कि अभी हम लाइब्रेरी और कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं सोसाइटी में वर्क, लेकिन सर ये एक ऊपर की स्टेज है, इससे पहले भी एक स्टेज आती है जी और वो है स्कूल की, कॉलेज की। जी हम ये चाहते हैं कि हमको, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने घोषणा की है, ज़मीन दे रहे हैं, विधायक साहब ने की है, बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छी जगह हमको एक जगह मिल जाए, आप सब और हम सब मिलकर उसमें शानदार एक स्कूल डालें और उसका फिक्स हो कि उसमें केवल गरीब का बच्चा पढ़े, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो। जैसे हम 100 बच्चे सेलेक्ट कर लें, 300 कर लें, जितनी भी अपनी कैपेसिटी है, जितना हम सहयोग कर पाएँ, उस बच्चे की स्कूल एजुकेशन हो, फिर इसकी कॉलेज एजुकेशन, हमारी कॉलेज भी हो, और मतलब एजुकेशन का डर जो बिल्कुल वंचित है ना, उसके लिए उसे ये नहीं कहना पड़े, किसी टैलेंट को मरना नहीं पड़े, दबना नहीं पड़े, किसी बीज को अंकुरण के लिए वो बीज ये नहीं कहे मुझे ज़मीन मिलती उपजाऊ तो मैं भी वट वृक्ष बन जाता। तो हम स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से और ये लाइब्रेरियों के माध्यम से हम पूरे उस पर एक एजुकेशन के सेक्टर पर अपनी पकड़ चाहते हैं, जहाँ, क्योंकि सर 1 नेशन 1 एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ये हमारा गोल है। बिल्कुल हमारा, आप कई जगह देखें हम लिखते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट बी फ्री। उसका कारण है सर, जैसे इस लाइन बताऊँ, अब आप देखिए कॉन्वेंट स्कूल हैं, बड़ी बड़ी स्कूल हैं, एक तो आप सरकारी भी हैं, मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है स्थिति, और मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे आप कोई कुछ भी कहे कि कहीं जो होनी चाहिए वो स्थिति आज सरकारी विद्यालयों को नहीं है। बच्चा 4th क्लास में जहाँ पढ़ना नहीं सीख रहा, कई जगह वो कई जगह बहुत अच्छे टीचर मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी कुछ नहीं उनके सामने, लेकिन सर अच्छे ट्यूशन लगा दी अमीर आदमी ने, अच्छा स्कूल दे दिया, उसका बच्चा तो फर्राट हो रहा है और वो बेचारा पीछे से आ रहा है, इंग्लिश के बारे में ना भी नहीं जानता। आज आप देखोगे बिना इंग्लिश के, बिना कन्वर्सेशन के लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे कम्पीट करेंगे। आज एक MBBS में जाने वाला बच्चा जब वहाँ जाता है तो एक जो बच्चा यहाँ से गया सरों से, वो तो थ्रू आउट बोलता है, और वो बेचारा 6-7 महीने तो बेचारा उसमें कौमे में रहता है, मैं बोलूँ क्या। एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें हैं कि अपन एक ऐसा माहौल दें। अच्छा सर, मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी लोग वर्क करते हैं ईश्वर ने जिनको दिया है, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रयास ग्रुप से जुड़िए, आप एक काम करिए, प्रयास से भी मत जुड़िए। आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे लाइब्रेरी के माध्यम से आप सर्व करना चाहते हैं, आप एक बच्चे को गोद ले लीजिए और आपके आसपास की जो लाइब्रेरी है उससे कहिए कि भैया ये पढ़ेगा जब तक फीस मैं दूंगा, वो 500-600 रुपये होगी। तो आपका ये भी टेंशन नहीं कि यार इन लोगों के साथ नहीं जुड़ना, ये गलत है, और आप उस बच्चे की जिम्मेदारी उठा लीजिए। वो बच्चा जिस दिन सफल होगा सर, सोसाइटी को वो देगा, क्योंकि सोसाइटी ने उसको दिया है। अब हमारा विद्रोह स्वर इसलिए उपजता है कि जैसे वो पुरानी मूवी आती थी ना, वो एंग्री यंग मैन वाली, अमिताभ बच्चन की, कहता मुझे क्या दे दुनिया ने जो मैं दूं, क्योंकि वो अपने संकट से खुद निकला है, आपने कुछ किया ही नहीं, तो वो आपका एहसान माने और आपके लिए क्यों करे, उसका बगावती स्वर होता है। तो हम अगर इतना भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दूर दूर के भाई हैं, जहाँ तक आपका ये पॉडकास्ट पहुँचे, कि आप एक बच्चे को ले लीजिए ना गोद, एक बच्ची को ले लीजिए, अपनी बेटी को ले लीजिए, अपने गाँव की बच्ची को, बेटा तू इशारा है, तू लाइब्रेरी जाएगा, तेरी फीस मैं दूंगा, हो गया अपना प्रयास सफल। बिल्कुल, अपने थोड़ी क्या अपन ही करें, वो नाम हो प्रयास अपना, तो लोगों को सुविधाएं मिले, इस सोसाइटी में एक दूसरे से प्रेम बढ़े और ये दुनिया रहने लायक जगह बने, क्योंकि जो नहीं है इस समय हमें एहसास बढ़ता जा रहा है। आपने एक टाइम देखा होगा जब घरों में ताले नहीं होते थे, बिल्कुल, एक टाइम था बाड़ों की बाउंड्रियां नहीं होती थी गाँव में, क्योंकि विनोद जी यहाँ पर हम उसी जगह से आए, बिल्कुल खुले होते थे, कहीं घुस जाओ। आज रात को 8 बजे कुंदियां लग जाती हैं, कोई खोलता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं है, डर है कि चोर ले जाएगा कोई, तब भी तो थे लोग। तो बस यही है कि इस लाइव के पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग देखो, बात वही है कि पहले लोग जुड़े हुए थे जी, इसलिए डर नहीं था। आज लोग जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए हर किसी को अपना एक डर है। तो संस्था में नवरंग जी, जैसे जो बच्चे आते हैं तो उनके मतलब कोई भी आ सकता है, या उनके आने के बाद में आप लोग पहले देखते भी हो कि भाई कौन है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको जोड़ना है इस लाइब्रेरी से? सर, हमने प्रवेश लेने के लिए एक कमेटी बना रखी, वो कमेटी पहले पूरा देखती है। सबसे पहली कंडीशन है कि कोई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में उस घर में से कोई काम नहीं करता हो, फिर प्रवेश उसी को वरीयता दी जाती है जो आर्थिक रूप से ज़्यादा कमजोर है, इसको वास्तव में ही नीड है। जो वंचित और पिछड़ा वर्ग है, बेसिकली सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटी में दिया जाता है। फिर उसके बाद हम सारी कमेटी डिसाइड करके उसको फिक्स अलॉट किया जाता है, पूर्ण अनुशासन में रखा जाता है, पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर जाता है, और उसकी मॉनिटरिंग। कोई फीस वगैरह लेते हो आप? फीस वगैरह कुछ नहीं, सारा निःशुल्क, पेपर भी हम निःशुल्क देते हैं, और उसके बाद हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हर महीने एक टेस्ट लिया जाता है, मंथली टेस्ट, मासिक टेस्ट, कि बच्चा पढ़ भी रहा है या फिर कितना ग्रोथ हुआ जी। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ग्रोथ नहीं कर रहा और सीट हमारी उसकी वजह से भरी हुई है और वो पढ़ना नहीं चाहता, या उसके साथ कोई और समस्या है, तो फिर हम उसको मंथली 2 या 3 चांस देते हैं, फिर उससे पूछते हैं
हमको ऐसा लगता है कि इसकी जगह कोई दूसरा बच्चा आता तो वो ज़्यादा जल्दी सफल होता। नहीं, सफल तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कमज़ोर बच्चा होता है, उसको नहीं समझ पाया, तो नहीं, तो स्पेशली आप उस पे ध्यान देते हैं कि मतलब उनको बांटवा टेस्ट के माध्यम से हम बंटवारा कर लेते हैं, इसको अच्छा। कितनी नीड है, इसको तो उनको कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर देते हो परसेंटेज के हिसाब से। जी जी जी। भाई ये इस ग्रुप में जा सकता है, ये इस ग्रुप में जा सकता है। फिर टेस्ट के बाद हम उनको हर मंथली टेस्ट ले लेके फिर उनको सारा अनुशासन में रख के फिर उनको हम तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी मुहिम आपने ये शुरू की थी, और मेरी शुभकामनाएं हैं प्रयास ग्रुप के लिए कि आगे भी ये इसी तरीके से जो आपने एजुकेशन का एक पैटर्न बताया, इसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सफल होंगे, और इसमें शायद और भी लोग बहुत सारे अभी तमाम लोग जुड़ेंगे इसमें। बाकी आप कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज सर लास्ट का यही है कि एक शायर हुए हैं नवाज देवबंदी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे तो मोटिवेट करती है। उन्होंने कहा कि जलते घर को देखने वाले फूंस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूंस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सोसाइटी को अच्छा दीजिए, हम सब देंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जहां बनाएंगे, बेहतर विश्वास लोगों में कमाएंगे। जिन लोगों की सोच वहाँ तक थी नहीं, उन लोगों को आपने एक रोशनी दिखाई है बेसिकली। तो प्रयास ग्रुप है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, नए नए लोग आपसे जुड़ते रहें, और एजुकेशन को जिस तरीके से जिस ऊंचाइयों पर आप लेके जाना चाह रहे हैं, उसी उन ऊंचाइयों पर आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। नमस्कार।